मैं सर्वप्रथम मैं जो भी कुछ त्रुटियाँ हो किसी भी तरीके की उनके लिए पहले क्षमा मांग लेती हूँ, फिर आगे शुरू करूँगी मैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इतने अच्छे व्यवस्थाओं से और सिस्टम से बाहर हूँ। तो मेरे लिए वाकई में बहुत ही बड़ी बात है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। माननीय मुख्य अतिथि श्री सुधीर सर जी, आदरणीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई जी, गणमान्य अतिथिगण, साहित्य प्रेमी वरिष्ठ जन, मेरे प्रिय पाठक मित्रों व यहाँ उपस्थित सभी सुधी जनों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथ ही मैं इस अनमोल अवसर पर अपने दोनों ही परिवार स्तंभों की पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन के हर कदम पर प्रेरित किया। मेरे पापा से मैंने सीखा कि हर हाल में खुश कैसे रहा जाता है, वह कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है। आपने सुशील भैया ने, राजू भैया ने जैसा बताया, बहुत कम है उन लोगों के लिए कुछ भी कह पाना, क्योंकि वो बेसिकली पापा तो मेरे किसान थे, लेकिन फिर वो अपने कॉलेज में पढ़ाना सब करना, तो बहुत मेहनती थे। उनसे मैंने सीखा ठीक है, कठिन परिश्रम करो, खुश रहो। वहीं अपनी माँ से सीखा कि धैर्यपूर्वक जीवन कैसे जिया जाता है। फिर अपने ससुर साहब से मैंने अनुशासन सीखा। उनको मैंने देखा कि बिल्कुल 2 रोटी खाना, थोड़ा सा खाना जितना आवश्यक है शरीर के लिए। तो मैंने कभी उनको ऐसे ही रहे, ऐसे होते नहीं देखा, जो आज की एक थोड़ा सा समस्या है आज के समय की। तो उसका मैंने जब अवलोकन किया उनका, तो पाया कि बहुत ही डिसिप्लिन थे। अनुशासन उनका था, समय से सोना, समय से उठना, समय से अपना जो भी कुछ है करना। बाकी अपन कहें कि बहुत एक्सरसाइज करते थे, वॉकिंग करते, कुछ नहीं करते थे, अपना स्टडीज करते थे, मेन इसका ब्रेन का काम करते थे। तो उनसे मैंने अनुशासन सीखा और अपनी सासू माँ से सीखा कि बहुत सी चीज़ें जो आपको पसंद ना हो तो भी जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए करना अच्छा लगता है और करना चाहिए। कुछ समय मैंने अपना एज ए टीचर भी बिताया, तो वहाँ पर मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाना की जगह था कि उनको अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ूं, ताकि वो अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को समझें। देखा जाए तो चीज़ों को बोलने में कम ही आती है कि माँ सुबह से उठ के लगती है रात तक, पैरों की एड़ियों में कई बार उनके वो कटे रहते हैं। तो बच्चों को होमवर्क यही सब दिया करती थी, तो बेटा एक दिन शांति से बैठना और सिर्फ माँ के पैरों को देखते रहना और ये देखना कि किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो बच्चे रियलाइज करते थे चीज़ों को, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद पिता, मैंने आप लोग होली दिवाली नए कपड़े बनते हैं, आप कभी ऑब्जर्व करो कि आपके पिता अपने लिए कितना बनवाते हैं। वो जो कमा कर ला रहे हैं, जितना ला रहे हैं, वो आप ही लोगों के ऊपर जा रहा है। तो मतलब उनको दिमाग में ये चीज़ें डालना मेरा काम रहता था थोड़ा सा। और अपने बारे में कहूँ तो 1966 में ग्वालियर जैसे शहर से दमोह आना कभी अच्छा नहीं लगा, परंतु समय और उम्र ने इस शहर की हवा, पानी, अन्न और माहौल के प्रति एहसानमंद होना सिखाया। अतः यह मेरी पुस्तक इस शहर के दिए हुए लालन पालन, पढ़ाई, नौकरी, परिवार व बच्चों के बदले में एक बहुत ही छोटी सी नगण्य भेंट है इस किताब के रूप में। मेरी जो कृति है माँ से पूछो, इसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे अपने आसपास होती घटनाएं मैंने देखी और कहीं ना कहीं उद्वेलित भी होती थी। एक बात सही होती है कि हम सुनते हैं कि किसी की डेथ हो गई, बुरा लगता है, ओम शांति भी करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक अपने को नहीं खोते तो जो एम्पैथी कह लो या एक चीज़ की, उस चीज़ को हम उतनी तीव्रता से नहीं महसूस कर पाते। जब अपना जाता है तब समझ आता है वाली बात होती है। तो जब अपने पापा को मैंने देखा कि उन्होंने मतलब खेत खोद डालना, कुआं खोद डालना, सारे काम करते थे, बड़े हैंडसम थे, उनके जैसा मैंने आज तक नहीं देखा इंसान। तो वो अस्पताल में लेटे लेटे थे,
बेड पर और केवल एक पैर की उंगली ऐसे हिला देती थी। डॉक्टर कहते थे देखो ठीक है ना, और हम बहुत खुश हो जाते थे कि हाँ ठीक है। वही माँ के साथ भी था कि आते थे डॉक्टर, थोड़ा उनको कुछ किया तो वो आँख खोल देती थी। उतना आँख खोल देना ही जीवन की और जिंदा होने की निशानी हो जाता था। और इसके अलावा भी देखा कि वेंटिलेटर पर लोग हैं गए, थोड़ा सा हिल गए तो लोग खुश हो जाते हैं। तो ये जिंदगी में चीजें हुई। इसके बाद फिर नशे में लोगों को डूबे हुए देखा। सिगरेट का डब्बा सभी देखते हैं, इसके बाद भी स्मोक करते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, अपने शरीर के प्रति तो लापरवाही करते ही हैं, लेकिन दूसरे के शरीर के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मेरी किताब के कैरेक्टर्स को नाम दिया, जीवन दिया, आवाज़ दी। और शरीर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कब समझ आई, जब मुझे फुल रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसके बाद कहना हुआ कि या तो आप घुटना बदलवाएंगे या पूरे समय बेड रिडन रहेंगे। इनका दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। तब मुझे समझ आया कि जो सुना था कि जान है तो जहान है, तब लगा नहीं, शरीर है तो जहान है, क्योंकि सारा अस्तित्व तो इसी से है। हम आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल तो पा रही हूँ, अगर मैं नहीं हूँ कहाँ से बोल पाऊंगी। तो आप सब लोग बहुत ज्ञानी लोग मेरे सामने, मैं बोलने का साहस और दुस्साहस दोनों कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगी। लेकिन मतलब दिल की बात की किताब का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे ये चीज़ है। इसमें मैंने स्पेशली बच्चियों से शुरू किया है कि कैशोरावस्था से बच्ची दर्द सहना सीखती है। उस समय उसके साथ क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, पुराने समय में क्या होता था, आज की ज़रूरत क्या है। फैटमैन जैसे मूवीज़ बन गए हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पुराना और नया समय मिलाकर। और इसके बाद फिर कैशोरावस्था में दर्द सहती है, सबसे बड़ी पीड़ा सहने के लिए प्रसव पीड़ा। तो उसके लिए एक मैं चीज़ देखती हूँ कि बच्चों को हम खिलाते पिलाते हैं, कभी ये नहीं कहते कि आप खाओ पियो तंदुरुस्त रहोगे अच्छे रहोगे। कभी हम ये ना हमारे दिमाग में होता है ना बच्चों के कि आपको आगे जाकर संतति को जन्म देना है, तो आप उस हिसाब से अपनी देख रेख करिए, उस हिसाब से खाइए पीजिए। इन जनरल यही होता है। और नहीं किसी का ध्यान जाता है इन चीज़ों पर। कब होता है, जब हो जाती हैं चीज़ें, उसके बाद खिलाना पिलाना शुरू होता है। लेकिन तब तक उस बेचारे इंसान ने जिसने दूसरे को जन्म दिया है, उसके शरीर को आप देखेंगे तो कितनी सारी तकलीफें होती है। सभी भुक्तभोगी हैं इन चीज़ों के। फिर पुस्तक में थोड़ा जानकारी है पौष्टिक आहार के बारे में कि शरीर को क्या चाहिए। एक्चुअल में हम सभी जानते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये सारी चीज़ें चाहिए जो मिनरल्स है, विटामिन हैं।